हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस शानदार क्लास में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले थे उसकी आज ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉपिक वाइज क्लास 10th मैथ के टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप बेटा यकीन मानो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी से रिलेट करता हुआ आएगा, तो ये आप थोड़ा सा इसको क्लास को सीरियस होकर देखें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये भी हम मार्क कर दिया करेंगे कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस हैं, तो इसको आप और अच्छे से देख लीजिए। वैसे जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बने हैं, प्रीवियस की जितनी एग्ज़ाम हुई हैं उनमें बने हुए सब हमने PYQ लिए गए हैं। यहाँ पर 3 से 4 साल पहले तक के जितने भी सवाल यहाँ पर बने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा बेटा कि आपका सबसे पहली बात तो ये कि पूरी गणित का रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि हम जो क्वेश्चन कराएं वो आपको टॉपिक वाइज कराएं। इससे क्या होगा, आपका एक तो क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरी मैथ का एक बार से, और इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करना, तो वहाँ पर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे देंगे या हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। तो उस पर आप हमें जैसे ही मैसेज करेंगे वैसे ही हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जिससे होगा क्या कि एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कुछ हमें इंपॉर्टेंट नोट्स भी सेंड करने होंगे तो एक एक करके तो सेंड नहीं किए जा सकते, तो हम उसी ग्रुप में आपको नोट्स सेंड कर देंगे। तो इस क्लास के जस्ट बाद आप हमें मैसेज कर देना हमारे दिए गए नंबर पे, तो हम आपको आपके जो हमारा ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। जिससे क्या होगा कि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और जो क्लास है उसकी भी लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि अब आगे आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको फिजिक्स की भी क्लास मिलने वाली है और केमिस्ट्री की भी क्लास मिलने वाली है। तो बेटा बहुत सीरियस होकर आप अब 1-2 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे आपका बहुत शानदार रिजल्ट आ पाए। और मैथ में तो हम कह रहे हैं आपके 100 में 100 नंबर आएंगे अगर आपने जिस तरीके से हम आपको करवा रहे हैं क्लास, आज की फर्स्ट क्लास से लेके अगर आज के 1-1.5 महीने तक आप हमारे साथ रह गए तो आप यकीन मानिए आपका स्कोर 90+ होगा। 90+ का मतलब ये है आप मिनिमम 90 तो करेंगे ही स्कोर। और फिर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें बेटा, अपने द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर 100 में 100 में भी आए हैं, 98, 97, 96, ये तो कॉमन चीज़ें हो गई हैं। ऐसे नंबर तो आते ही हैं बच्चों के मैथ में। और अगर बेटा इससे कम नंबर आपके आए तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं और आपका इस चैनल पर जुड़ने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जितना हम एग्ज़ाम के लिए आपको सीरियसली पढ़ाएं उतना ही बेटा आप थोड़ा सा कोशिश करना कि आप उन चीज़ों को उतनी ही सीरियस पढ़ें। जितना हम आपसे कहते हैं उतना आप रिवीजन करते रहना, यकीन मानना आपके बेटा मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो बातें ज़्यादा ना करते हुए सीधे चलते हैं अपनी क्लास पर। और हम लोग आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 10th का हम लोग पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में अभी तक बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी पहले हम आपको एक क्विक थ्योरी बता दे रहे हैं। इसके बाद जस्ट उसके हम लोग सवालों पर प्रोसीड करेंगे, उसके कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सबको करेंगे। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है आप ये मान लो MCQs में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और एक 2 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। फ्री के बेटा नंबर होते हैं, ले पाओ तो ले लो। लगभग 3 से 4 नंबर आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखो ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना। और इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बना लो और बेटा जिस दिन आपका बोर्ड का मैथ का एग्ज़ाम हो आप एग्ज़ाम दे के आना और उस कॉपी से इन जो हम क्वेश्चन आज से करा रहे हैं उनको आप मैच करना, हूबहू आपको वैसे ही क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आज की अपनी क्लास है, फर्स्ट क्लास है आज ये। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग रियल नंबर्स का जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये इस चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले बेटा कोई आपको
जो एमसीक्यूज में क्वेश्चन बने हैं पहले हम आपको वो बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी आपको एक संख्या गिवन होगी, कोई भी एक संख्या दी जाएगी। जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि एक संख्या दी गई है 140, एक संख्या आपको दी गई है 140 और आपसे बोल दिया कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या बोल दिया गया इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निम्न में से हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। या इस क्वेश्चन को घुमा के अगर उन्होंने पूछा तो ऐसे पूछेंगे कि एक संख्या है 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब पूछने के लिए योगफल पूछ सकते हैं या पूछने के लिए गुणनफल पूछ सकते हैं। अभी तक जो पूछा गया है वो योगफल ही पूछा गया है, तो अगर योगफल अगर आप कर लेंगे तो आप गुणा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो सबसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये होगा, आपको कोई भी संख्या दे देगा और उसमें बोलेगा इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए या अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करेंगे, जैसे कोई ये संख्या जो हमने एग्जांपल्स में ली है, जैसे 140 लिया, इसको आप 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 70, 2 से कैंसिल करोगे 35 आ जाएगा। फिर इसको 5 से करो क्योंकि 3 से होगी नहीं, तो 5 से कैंसिल करोगे तो 7 बार में, 7 से कैंसिल करोगे तो 1 बार में। ठीक है, तो देखो जो संख्या 140 थी, अगर आप उसके फैक्टर देखो तो क्या बन गए फैक्टर इसके, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 7, यही तो बने। तो अगर हम कहें बेटा आप इसको थोड़ा अच्छा और लिख लो तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। मान लीजिए अगर इसने केवल इतना ही पूछा होता कि इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तब तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका। अगर भाई मेरे अगर इसने ये पूछा होता कि घातों का योगफल बताओ कितना होगा, तो हमने कहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। घातें इसकी जैसे 2 की घात ये 2 है, यहाँ पर कोई घात नहीं तो 1 मानी जाती है और यहाँ पर कोई घात नहीं तो 1 मानी जाएगी। आप इसको ऐड कर लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 4। तो संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड अगर आप करोगे तो वो आएंगे 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1, या तो ये, या अगर आपसे इसमें पूछ दिया कि घातों का योगफल ज्ञात करो, तो हमने कहा बेटा यहाँ पर 2 घातें थी, 1 घात यहाँ पे थी, 1 घात यहाँ पे थी, इनका योगफल करोगे तो घातें कितनी बन जाएंगी 4। आप इस बात को ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये एक टाइप, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन हो गया, ये एमसीक्यूज में पूछा जाने वाला सवाल है बेटा। इससे पहले प्रीवियस के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने आपको ऐसे करके समझा दिया। अब देखो, संख्या जरूरी नहीं है 140 है, हो सकता है कोई भी संख्या हो। हम कह रहे हैं कोई भी संख्या हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, मतलब आप उसके फैक्टर बना लेंगे। जैसे फैक्टर हो जाए, अगर कोई संख्या 1 से ज्यादा बार आ रही, जैसे यहाँ पर 2 बार आया था, तो हमने उसको कैसे लिख दिया, 2 की घात 2, घातों के रूप में लिख दिया। 5 एक ही बार था तो 5 लिखा, और 7 एक बार था तो 1 ही बार लिख दिया। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब ये पढ़ लेना कि उसमें शर्त क्या दी गई, अगर घातों का योगफल पूछा तुरंत जो घातें दी गई उनको सबको जोड़ दो। मान लो इसमें अगर घातों का गुणनफल पूछा होता तो हमने कहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुणा 1 गुणा 1, आप मल्टीप्लाई करते 2 आ जाता, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाता अगर घातों का गुणनफल पूछा होता तो। ठीक है, तो एक तो बेटा इस प्रकार के सवाल हैं जो एग्जाम में बने हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। सीधा क्या करना, फैक्टर कर देना, फैक्टर के बाद आपसे क्या पूछा गया है उसको टारगेट करना है और आपके सामने आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो और क्या पूछा जाता है वो देखिए। एक तो इस प्रकार के सवाल हो गए, अभी हम आपको इन सवालों पे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। पहले हम केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका रियल नंबर्स, इससे पूछा क्या जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला तरीका ये हो गया कि ये चीजें पूछी जाती। इसके बाद सुनो, अगला टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, इससे तो 100% एक सवाल आपका एग्जाम में बनना ही है, और ये सवाल आपका 2 नंबर की कैटेगरी में भी आ सकता है या एमसीक्यूज में भी आ सकता है। वो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर होगा कि वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ रहा है या इस क्वेश्चन को 2 नंबर की कैटेगरी में रख के पूछ रहा है। तो देखो वो कैसे आप करोगे। तो आप याद रखना, एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें केवल एक फार्मूला यूज हम लोग करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इसको, हम केवल आपका रिवीजन करवा रहे हैं। फिर इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक आए हैं फिर उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सवाल अगर कोई भी आएगा तो उसमें आप सबसे पहले एक फार्मूला याद कर लेंगे। सबसे पहले आप एक फार्मूला याद कर लेंगे और फार्मूला ये होता है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ।
एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। इससे रिलेट करता है एक सवाल बेटा आपकी एग्जाम में जरूर से ही आएगा, तो आपको एक फार्मूला याद कर लेना है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको क्या होगा, कोई दो संख्याएं दी होंगी, हो सकता है उन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम भी दे दे, तो कहेगा इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। अगर एमसीक्यूज में होगा तो वही चार नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप क्या याद रखेंगे, अगर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेट करता कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए आप फार्मूला याद रख लेंगे एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, इससे रिलेट करता देखो हम आपको एक एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं। जैसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। जैसे हम कोई दो संख्याएं ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पे दो संख्याएं ले ली। हमने कहा क्वेश्चन है आपका, मान लो संख्या है 26 और 91 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने कहा दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, हमने कहा दो संख्याएं हैं 26 और 91, दिख रहा होगा आपको। तो दो संख्याएं हैं कौन सी, 26 और 91, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, हम लोग दी गई संख्याओं के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन होता है अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड का बेटा सीधा मतलब ये है कि दी गई संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं से काटने की कोशिश करते हैं, मतलब उनके फैक्टर बनाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम आपसे पूछें क्या है, तो आप उसका आंसर क्या करते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अच्छा, सभी लोग सही कह रहे हैं। हाँ, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो होती है 2। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या बेटा जिसके केवल दो फैक्टर हो, दो फैक्टर में एक स्वयं वही संख्या। ठीक है, एक स्वयं वही संख्या और एक होना चाहिए। हमने कहा कि बताओ क्या 3 एक अभाज्य संख्या है, हमने कहा क्या 3 एक अभाज्य संख्या है, तो आपने कहा कि बिल्कुल है, क्योंकि ये जो 3 है ये या तो स्वयं से कटेगी या 1 से, तो इसके देखो दो फैक्टर बन पा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा बताओ 5 क्या अभाज्य संख्या है, आपने कहा बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये स्वयं से कटेगी या तो फिर 1 से, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग दी गई संख्याओं के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 26 और 91। तो सबसे पहले यहाँ पर 26 लिखा और इसको हम लोग इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे छोटा 2 होता, 2 से कैंसिल करने की कोशिश करो तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13। अब 13 स्वयं में अभाज्य संख्या होती तो 13 से ही कटेगी, तो कितना आ गया 1। इसके बाद आप 91 के फैक्टर करके देख लो, 91 के। जैसे आप इसको 2 से तो कैंसिल ही नहीं होगा, 3 से आप कैंसिल करोगे नहीं होगा। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5 होती, 5 से करोगे नहीं होगा, तो अगली है 7 से इसको कैंसिल करो। तो 7 का आप जब 91 में भाग लगाओगे तो 7 एकन 7, कितने बच रहे 2, 21 हो गया, 7 या 21। अब ये 13 स्वयं में अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा। तो देखो इसके आप बेटा फैक्टर बना लो। जैसे देखो 26 जो था उसके फैक्टर आए बेटा 2 इंटू में 13। ठीक है, और इसके बाद 91 के फैक्टर आए हैं 7 इंटू में 13। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे ना। अब सुनो, अगर हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, 26 और 91, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको मासा कहते हैं। अगर हमें इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है तो हम लोग ये देखेंगे 26 के देखो फैक्टर क्या आए हैं 2 और 13, और 91 के फैक्टर क्या आए हैं 7 और 13। तो इसमें हम इन लोग ये देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन ढूंढी जाती। इन दोनों के फैक्टर में कॉमन ढूंढा जाएगा, जो भी कॉमन होगा बेटा उन्हीं को लिख लो, वही अपनी दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। जैसे इसमें हमने देखा कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो कॉमन क्या हो गया 13। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है भाई वो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये तो इनका एचसीएफ आ गया। इसके बाद सुनो, एचसीएफ अगर हम लोग को पता चल जाए तो फिर एलसीएम निकालने के लिए देखो क्या किया जाता है। एलसीएम जैसे हम लोग को निकालना था इन्हीं दोनों संख्याओं का 26 और 91 का, तो उसके लिए जो कॉमन है,
जो कॉमन है उसको तो आप लिख ही लो, साथ में जो बच रही हैं चीजें उनको भी आप लिख लो। जैसे आप देख रहे हैं 2 बचा और 7, तो 2 और 7 जो बचा था उनको भी लिख लिया। अब इनके सबके मल्टीप्लाई कर लो आप, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13, 13 का 2 में करोगे तो ये 26 आ जाएगा, और गुणा में 7, 7 से गुणा कर लो तो 7 का 6 में करोगे 42, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आ गया भाई 182। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 182। 26 और 91 का जो एलसीएम है वो 182 आ गया है, और जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 13। तो इस तरीके से अगर हमें कोई दो संख्याएं दी जाएं तो हम लोग उनका एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से निकाल लेंगे। समझ गए होगे आप इस बात को? एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे एक बार हम फिर से समझा दें आपको। जो संख्याएं दी हों सबसे पहले आप उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों को आप लिख लेंगे। इसके बाद अगर एचसीएफ निकालना है तो उसमें ये देखोगे, जैसे दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको लिख लेंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको लिख लिया। जैसे मान लो एक से अधिक कॉमन बन जाते, अगर एक से अधिक कॉमन बन जाते तो फिर उसका सभी का हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते। एलसीएम में क्या होता, जो कॉमन है उसको तो आप लिख ही लो, इसके बाद जो भी बचा खुचा है, जो कुछ भी बच गया है ना, जो भी बच गया उस सबको लिख लो और सबका मल्टीप्लाई कर लो। जो होगा उनका मल्टीप्लाई वही उन दी गई संख्याओं का क्या होगा एलसीएम। समझ पा रहे बेटा आप इस बात को? बड़ी आसान सी बातें हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इस पर रिलेट करते हुए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं उनको देखो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखो बेटा, इनसे रिलेटेड जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो सवाल हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पर 2-3 सवाल लिए हैं। देखो इसी सवालों से हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरीके से ऐसे सवालों को अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो कैसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हमने जो सवाल लिया है हर एक प्रकार का एक एक सवाल ही लिया है, इनसे रिलेट ही सवाल आएंगे, संख्याएं चेंज होंगी। बाकी जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखो दिया है कि यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। हो सकता है भाई अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना तो हो सकता है मान लो कोई संख्याएं चेंज करके अगर दे दे तो क्या आप कर नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि एक कोई एचसीएफ दिया है दो संख्याओं का बराबर में 225 गुणा 5 माइनस का 10x, तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो। अब हो सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा होगा तो इसी टाइप का, अब हो सकता है हमने ये संख्याएं लेके x का मान पूछा, हो सकता है वो इसमें कोई और वेरिएबल डाल दे, मान लो y का पूछ ले, हो सकता है m n p कुछ भी पूछ ले यार, कुछ भी पूछ ले, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निपटा देंगे, हमें पता है इस बात को। पहले आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें, अगर आपको नहीं आते देखो हम यहाँ बता तो रही हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने और लिया है, ये एमसीक्यूज हमने क्वेश्चन लिया है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है। फालतू में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे आपका क्या हो रहा है रिवीजन होगा, साथ साथ आपका एक मेंटेलिटी ऐसी बन जाएगी कि वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने हैं वो तो हम कर ही चुके हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा। और बेटा अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया तो ये बात कन्फर्म है आप स्कोर बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका 100 में 100 आए, और आप भी ऐसी कोशिश करना कि आपका भी क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए। एग्ज़ाम में 3 घंटे का पेपर होता है ना, आप उसको 2 घंटे में ही कर लें। अगर आपने 2 घंटे में ही कर लिया तभी तारीफ है आपकी भी और हमारी भी। ठीक है, तभी हमारा भी पढ़ाना सफल होगा। तो आप क्लास को निरंतर करते रहें, गारंटी हमारी है एक क्वेश्चन हूबहू फंसेगा और साथ में आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन लिखा है एचसीएफ दो संख्याओं का दिया गया 9, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा गया था। हमने कहा ठीक है, इसके लिए तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, अभी एक फार्मूला पढ़ा था। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को टारगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट इंटू में सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो एलसीएम तो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना, तो एलसीएम जैसा है एज इट इज वैसे रख दो। एचसीएफ देखो इन दोनों संख्याओं का क्वेश्चन में गिवन है कितना 9, तो यहाँ पे 9 लिख दो, बराबर में
पहली संख्या कितनी दी गई थी 306 और दूसरी संख्या कितनी दी थी 657। तो अगर आप एलसीएम निकालोगे बेटा तो 9 ये जो है ना वो मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 306 गुणा में 657 और बटे में 9। देखो यही तो आएगा, है ना। अब आप देखो क्या करेंगे, इसको 9 से कैंसिल कर लो। 9 से कैंसिल करोगे तो 9 तिया 27, कितने बचे 3, 36 हो गए, 9 चौके 36। तो देखो एलसीएम बराबर 34 गुणा 657, एलसीएम बराबर 34 गुणा 657। इनका जब आप गुणा करते हैं भाई तो वो आता है 22,338। एक बार आप रीचेक कर लेना, इसका गुणा हमारे हिसाब से ये आया 22,338, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये बेटा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो एक बार आप गुणा चेक कर लो क्या ये सही है, अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक है। 22,338 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपने कितने आसानी से कर लिया। तो याद रखना ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको दो संख्याएं देगा, दोनों संख्याओं में किसी संख्या का, दोनों संख्याओं का या तो एलसीएम देगा या तो एचसीएफ देगा। अगर एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ पूछ लेगा, एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम पूछ लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, देखो बहुत आसानी से आपने कर लिया। इसके बाद देखो इसी में अगर उसे थोड़ा सा अच्छा सवाल बनाना हुआ तो वो इस तरीके का बनाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन। देखो कैसे, जैसे क्वेश्चन में गिवन है बेटा एचसीएफ दिया गया 222, 225 और 60 का, ये दिया गया। तो कह रहे किसका मान बता दो, एक्स का। हम लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ निकाला जाएगा तो कोई संख्या आएगी, ना कि इस तरीके का। तो कोई बात नहीं है, इनके हिसाब से एचसीएफ ऐसा दिया गया। हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे अलग से, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ जैसे हम लोग को पता चल जाएगा वैसे क्या करेंगे, इनके हिसाब से एचसीएफ ये दिया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से एचसीएफ ये दिया गया, अपना जो भी एचसीएफ आएगा इन दोनों इसके स्थान पर हम लोग उस वैल्यू को रख देंगे और पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए होंगे आप बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने दिया है एचसीएफ 225 और 60 का, इनके हिसाब से जो भी दिया गया छोड़ो उसको, सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे। और आपको अभी याद है हमने पहले क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना बताया हुआ है। कैसे निकालते हैं हम लोग एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसके बाद जैसे उनके गुणनखंड आ जाएंगे वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड आने के बाद हम लोग उनमें कॉमन चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कॉमन होते हैं उन्हीं के मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, वही दी गई संख्याओं के एचसीएफ होते हैं। तो देखो संख्याएं कौन सी थी, 225 और 60। तो सबसे पहले हम लोग लिख ले रहे हैं 225 और 225 के फैक्टर करते हैं। जैसे आप 2 से कैंसिल करोगे नहीं होगा तो आप इसको 3 से कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करोगे तो 7 बार में और 5, 3 सत्ते 21 होता है, 1 बचा 15, तो 3 बचा 15। फिर देखो 3 से कैंसिल करो तो 3 दूना 6, 1 बच रहा तो 3 बचा 15। 5 से कैंसिल करोगे तो 5 बार में और 5 से कैंसिल करोगे तो 1 बार में। इसके बाद है 60, 60 के देखो फैक्टर करो, 2 से कैंसिल करोगे 30, 2 से कैंसिल करोगे 15, फिर 3 से कैंसिल करो 5 और 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1। समझ पा रहे हो इस बात को। तो देखो 225 के फैक्टर लिखो क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 5। इसके बाद 60 के देखो फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 2 3 और 5, ठीक है, 2 2 3 और 5। हम लोग को क्या करना, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालना है 225 और 60 का। हमने कहा था एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दी गई संख्याओं में कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ऊपर भी 3 है इसमें भी 3 है, तो देखो 3 मिल गया और एक आपको 5 मिल जाएगा। और देखो कोई कॉमन मिल रहा है क्या, और कोई कॉमन नहीं। तो आपको क्या क्या कॉमन मिला, 3 और क्या मिला 5। जो भी कॉमन मिला आप उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया बताओ, 5 का 3 से करोगे तो 15 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अपने हिसाब से जब हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 15, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया था वो देखो। क्वेश्चन में बेटा दिया था कि एचसीएफ 225, 60 वो बराबर है 225 इंटू में 5 और माइनस का 10x, ये दिया गया था। तो वो x का मान पूछ रहे, तो हम लोग ने ये वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया 15। तो यहाँ पे रख दो बेटा, तो ये आया है 15 बराबर में 225 गुणा में 5 और माइनस का 10x। समझ रहे हो। इसके बाद देखो 15 बराबर,
इनका गुणा कर लो आप, 5 से गुणा करोगे, 5 पंचा 25 की 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11 माइनस का 10x। आप इसको इस साइड लेके आओ, दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखो इधर देखते हैं, आप इसको इस साइड लेके आएंगे ये वैल्यू, तो कितना आ जाएगा बताओ, 15 माइनस 1125 बराबर माइनस का 10x। देखो क्या बन जाएगा ये, माइनस का 1110 माइनस का 10x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर में ये जीरो है, यहाँ पे भी जीरो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 111। तो x का मान बेटा आ जाएगा 111। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो इसमें x का मान देखो कितना आ जाएगा 111। समझ पा रहे हो आप इस बात को। तो हमने कहा इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप कैसे करेंगे। मान लो बेटा इन्होंने ऐसे दिया था HCF इन दोनों संख्याओं का ये है, मान लो ऐसे देते इन दोनों संख्याओं का HCF बराबर इस तरीके से ही कुछ दे देते और कहते कि इसमें जैसे मान लो x के ही फॉर्मेट में दे देते, तो कहते x का मान निकालो, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये HCF हम लोग ने निकाला, इसी प्रकार से हम लोग LCM निकाल लेते, LCM निकाल के अपने हिसाब से जो LCM आता उसको इसके बराबर कर देते, सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाती। तो ये क्वेश्चन आसान था, इस प्रकार के ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया और आपने इस वीडियो से अगर पढ़ा है तो ये बात कन्फर्म है, आप उस क्वेश्चन को निपटा के ही आएंगे, ये तो हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, तो आप हमारे विश्वास पर थोड़ा खरे उतरना, ऐसा नहीं है कि हमने कहा हाँ हमें विश्वास है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, जितने अच्छे आपको क्वेश्चन जहाँ से भी दिख जाएं, जैसे इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन करा दिया, अब आपको ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी दिख जाए तुरंत लेके आओ, तो देखो अभी हम तुम्हें सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ना आए तब भी आपको पैनिक नहीं होना, ना आए हमने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया अपना, व्हाट्सअप नंबर के साथ साथ हमने आपको क्या किया है कि एक चैनल की लिंक भी दी है, आप उस पर हमसे क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन आप हमें दे दो, हम अगली क्लास में जब ऐसी क्वेश्चन लेके आएंगे ना हम आपके क्वेश्चन को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो बस। ठीक है, तो ये आपका देखो क्वेश्चन हो गया, इसकी में x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 111। इसके बाद देखो इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। देखो जैसे अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को, जैसे a को क्या लिखा है, देखो a की वैल्यू है x³ y² और b की वैल्यू देखो क्या दी गई है, b की वैल्यू दी है xy³, ऐसे दिया, आगे लिखा के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तब मासा ज्ञात करना। देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, तब मासा आपको ज्ञात करना है यही a और b का, और आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो मासा का हमने आपको अभी फुल फॉर्म बताया, मासा का मतलब है HCF और HCF को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब ये है जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं उनमें आप ये देखो कि इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कॉमन होगा वही अपने क्वेश्चन का HCF होगा। ठीक है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन का मतलब क्या है, वो क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे देखो a की वैल्यू क्या दी गई है x³ y², x³ का मतलब x का 3 बार जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी तो x³ आएगा, और यहाँ क्या लिखा y², y² का मतलब है y इंटू में y। इसी प्रकार से जैसे b की वैल्यू देखो क्या दी गई है xy³, तो इसका मतलब x और y³ का मतलब y को 3 बार लिखा गया होगा। समझ पा रहे हो इस बात को। अब सुनो, हम लोग को क्या ज्ञात करना, हम लोग को इसका HCF निकालना है a, b का। तो हमने कहा HCF कैसे निकालते, HCF निकालने का तरीका क्या होता है, दी गई संख्याओं में हम लोग कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर देखोगे तो देखो यहाँ पर x और x का जोड़ा बन गया, यहाँ पे देखो y और y का जोड़ा बन गया, और इधर पे भी y और y का जोड़ा बन गया। और बताओ किसी का जोड़ा बन पा रहा, x का क्या y से जोड़ा बन जाएगा, सवाल ही नहीं होता। तो x का y से जोड़ा ही नहीं बन रहा, जिसके जोड़े बन रहे हैं, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं बस उन्हीं को लिख दो, मल्टीप्लाई करके वही आंसर हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि इसमें कॉमन एक x मिल गया और 2 y मिल गए, तो इनका अगर हमें HCF ज्ञात करना हो तो हमने कहा HCF ज्ञात करने के लिए x, y और y का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा y²। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या आ गया xy²। आपने देखा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को। अब सुनो, ये तो हमने आपको ऐसे बता दिया कि आप अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है
अगर आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर लें, लेकिन ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। आप इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप देख के ही कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सुनो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे आपको जो भी संख्याएं दी गई उनका अगर आपको HCF ज्ञात करना है, अभी हम दोनों चीज़ें बता दे रहे हैं। अगर आपको HCF ज्ञात करना तो आप डायरेक्ट अप्रोच क्या करेंगे, और अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट अप्रोच क्या करेंगे। HCF के लिए आपको जो भी संख्याएं दिख जाए, जैसे आपको A और B संख्याएं फॉर्मेट में दी गई थी, जैसे A में भी XY दिख रहा और B में भी XY दिख रहा, HCF के लिए आप छोटी घात देखा करो। सबसे छोटी घात देखो क्या है, जैसे x³ और x में छोटी घात क्या है, तो आप कह रहे हो x³ और x में छोटी घात तो x है, तो हमने कहा लिखो x लिखा। y² और y³ में छोटी घात कौन सी है, हमेशा याद रखना HCF ज्ञात करने के लिए छोटी घात देखी जाती है। संख्याओं वाले तो हमने आपको बता ही दिए। मान लो एग्जामिनर थोड़ा चालाक निकला, उसने ऐसे क्वेश्चन दे दिए, आपने संख्याओं वाले सवाल तो करना सीख लिया कि उनके भाज्य गुणनखंड कर लेते, तुरंत निपटा देते क्वेश्चन को। मान लो ऐसे आ गया अगर सवाल, तब भी परेशान नहीं होना, ये तो लेंदी मेथड है, इसको थोड़ी ना हम लोग लगाएंगे एग्जाम में। हम लोग को पेपर 2 घंटे में करना है, 3 घंटा 15 मिनट में बिल्कुल नहीं करना है, 2 घंटे में करना है पेपर, और इसके बाद लगभग उसको आधे घंटे तक एनालाइज करना है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। मतलब आधा 1 घंटे तो हमें अपने क्वेश्चन पेपर को केवल देखना है कि क्या हमने इसको सही किया है। एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है हम लोग इंसान ही तो हैं, कभी कभार क्या हो जाता है क्वेश्चन हमने जल्दबाजी में लगाया, हो सकता है उसकी कैलकुलेशन ही गलत होगी। तो हम लोग इतना बैकअप बना के ही रखेंगे, 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर को निपटाएंगे, आधे से पौन घंटे में हम लोग केवल उस पेपर को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हमने जो कैलकुलेशन की है क्या वो सही है, तभी बेटा 100 में 100 आ सकते हैं। ठीक है, देखो तो हमने कहा ऐसे क्वेश्चनों का आप कैसे करेंगे। आगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन 5 मिनट 6 मिनट लगा देते हैं, उन क्वेश्चनों को डायरेक्ट देख के ही कैसे सॉल्व करते हैं वो सब तरीके भी बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन की जांच हो जाती, जांच ये हो जाती कि हमने जैसे जो आंसर निकाला है हम जांच तो कर लें क्या ये सही है। ट्रिक आप वहाँ पर लगाएंगे नहीं। एग्जाम में अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आया और आप 2 ही लाइन में उसका आंसर लिख के चले आए, तो आपको थोड़ी ना एग्जामिनर नंबर देगा। ये केवल आप सेल्फ के लिए है कि इससे आपका दिमाग अच्छा होगा, इससे आपको क्वेश्चन को समझने की जो प्रैक्टिस है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वैसे भी हम आपको तरीके बताएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको फुल तरीका ही करना, ट्रिक ना लगा के चले जाना। हम आपको पूरा तरीका भी बताएंगे और जिन क्वेश्चनों में संभव हो सकेगा उनकी बहुत छोटी छोटी ट्रिक बताएंगे, जिससे क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनमें आप क्या करोगे, HCF निकालने के लिए दी गई संख्याओं का आप लोग क्या कर लेंगे बताइए। HCF निकालने के लिए दी गई संख्याओं में आप केवल और केवल छोटी घात देखेंगे कि छोटी घात कौन सी है। जैसे x³ और x में छोटी घात कौन सी थी, तो आपने कही x, हमने कहा लिख दो, तो x लिख दिया आपने। y² और y³ में हमने कहा छोटी घात कौन सी है, तो आपने कहा y², तो हमने कहा लिखो, तो यहाँ पे क्या लिख दिया y²। बस यही आंसर हो गया इसका आंसर। देखो यही तो इधर भी आया था, समझ पा रहे हो। मान लो HCF आ गया, हो सकता है वो तुमसे LCM पूछ ले, एग्जामिनर और चालाक, तुमने कहा हम उनसे ज़्यादा चालाक। मान लो अगर LCM पूछ लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। HCF में बेटा आप याद रखेंगे हमेशा छोटी घात को देखेंगे, और HCF में याद रखना आप बड़ी घात को देखेंगे। तो देखो x³ और x में बताओ बड़ी घात कौन, तो आपने कहा ये तो सबको ही पता है, बच्चा बच्चा बता देगा कि x³ और x में बड़ी घात कौन सी है, तो कह रहे हो x³, सही बात है। हमने कहा बताओ y² और y³ में बड़ी घात कौन है, तो आपने कहा ये भी कैसी बात पूछ रहे हो, ये तो सबको ही बता देगा, y² और y³ में बड़ी घात कौन है, तो आपने कहा y³। हमने कहा तो बस यही तो इसका आंसर है, यही तो इन संख्याओं का LCM होगा। तो याद रखोगे ना, ऐसे सवाल लोग कैसे करोगे, LCM कैसे ज्ञात करोगे और HCF कैसे ज्ञात करोगे। देखो हमने आपको आसान तरीके से बताया। अगले वीडियो में बेटा हम नहीं चाहते हैं कि आपका वीडियो बहुत बड़ा हो, अगले वीडियो में देखो क्या इसमें हमने LCM HCF से रिलेटेड सवाल, अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड सवाल बताए, घातों का योगफल या अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कैसे करेंगे, ऐसे सवाल हमने आपको बताए। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको दिख जाएं आपकी बुक में, आपके अनसॉल्व पेपर में, आपके मॉडल पेपर में, जो भी आपने खरीदा हो या जो भी टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करना। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जरूर उस क्वेश्चन को भेजना, हम अगले वीडियो में उसका आंसर जरूर बताने की कोशिश करेंगे। अगला, ये तो केवल आज पहली क्लास थी, तो हमने सोचा इसमें आपको केवल एक क्विक रिवीजन बता दिया जाए, प्लानिंग समझा दें। सबसे पहले हमने इस वीडियो में
बहुत ज़्यादा आज नहीं पढ़ाया, इसमें केवल हमने आपको प्लानिंग समझाई है कि आगे हम लोग 1-1.5 महीने किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे। और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। वो क्वेश्चन होते हैं परमेय और अपरमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न, वो जरूर आता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन, उसको किसी ने मेटा ही नहीं। तो अगली क्लास भी आप बहुत ईमानदारी से देखेंगे। रोज ये क्लास शाम को 8 बजे हो रही है। अगर टाइम में कोई चेंजमेंट किया जाएगा तो आपको ज़रूर से पहले बता दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके आगे एक बेल आइकन जरूर बन के आता है घंटी जैसी, तो उस पर आप ऑल का एक ऑप्शन होता है, ऑल को आप टिक कर लेंगे। तो इससे जो भी क्लास अपलोड होगी यहाँ से वो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर पहुँच जाएगी, अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में हम लोग इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परमेय और अपरमेय संख्याओं पर आधारित, जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता, सिद्ध करो कि √2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करो √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल और भी जो इसके इंपॉर्टेंट सवाल हमें और दिखेंगे तो उनकी हम और प्रैक्टिस करवा के पहले चैप्टर को कल फिनिश करेंगे, फिर अगले चैप्टर बहुपद को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है तो बेटा आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, और याद रखें वीडियो को पूरा देखें। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है इसके लिए आप एक नई कॉपी बना लें। आप जब बोर्ड एग्जाम में पेपर दे के आएंगे तो आप देखना उसी कॉपी से जितने भी क्वेश्चन हमने कराए होंगे उस कॉपी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।